बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। तरंगों का महत्वपूर्ण तथा नया स्वरूप विभिन्न स्रोतों के आयाम का व्यतिकरण है, जो यंग के प्रयोग में दर्शाए अनुसार संपोषी तथा विनाशी दोनों हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे सर्वप्रथम व्यतिकरण की। देखिए, व्यतिकरण होता क्या है। जब दो तरंगे एक समान आवृत्ति से जब दो तरंगे समान आवृत्ति से दो तरंगे एक समान ही दिशा में चलती है, ठीक है, एक ही समान दिशा में चल रही है, तो कुछ बिंदुओं पर तो तीव्रता बढ़ जाती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जिन बिंदुओं पर तीव्रता बढ़ जाती है उसे कहते हैं संपोषी व्यतिकरण, और जिन पर तीव्रता कम हो जाती है उसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। जैसे मान लीजिए कि ये दो तरंगे हैं, ये दो तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित हुई और यहाँ पर एक नई तरंग बनी। तो ये जो परिणामी तरंग है, अगर इसकी तीव्रता बढ़ रही है, तीव्रता कैसे बढ़ सकती है, आयाम बढ़ गया मतलब तीव्रता बढ़ गई, ठीक है। तो ये जो व्यतिकरण है इसे कहेंगे हम समपोषी व्यतिकरण। इसी प्रकार अगर दो तरंगे मिलती है परंतु इनकी कलाएं विपरीत होती है, जैसे मान लीजिए ये कला विपरीत है, ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यतिकरण होगा वो कौन सा व्यतिकरण होगा, वो विनाशी व्यतिकरण होगा। विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तीव्रता कैसे कम हो गई, मतलब आयाम कम हो गया, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम, विनाशी व्यतिकरण। तो चलिए इसी अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो बच्चों, आप देख सकते हो कि हमें बोला गया है कि यंग का व्यतिकरण जो है दिक रेखा के छिद्र प्रयोग को हम देखेंगे कि दिक रेखा के छिद्र प्रयोग, ये किसका है, ये यंग का है, ठीक है, यंग का। तो इस प्रयोग में क्या किया गया था कि ये व्यतिकरण से संबंधित है। इस प्रयोग में क्या किया गया था कि यहाँ पर एक छिद्र से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक छिद्र से, यहाँ से अगर हमने चित्र के अनुसार अगर हम देखें तो एस एक रेखा छिद्र है, ठीक है, और यहाँ पर एक दो छिद्र वाला हमने एक और समतल ले लिया, ठीक है। तो जो यहाँ से क्या आ रही है, तरंगे आ रही है, ठीक है, ये तरंगे आ रही है, ठीक है। और अब यहाँ से ये तो क्या है, एक स्रोत है, यहाँ पर कितने स्रोत हो गए, दो स्रोत हो गए, यहाँ तो एक ही स्रोत है, यहाँ पर होने वाले स्रोत कितने हो गए, दो हो गए। तो यहाँ से जो तरंगे निकलेगी वो कुछ इस प्रकार निकलेगी, और यहाँ से भी ये कुछ तरंगे इस प्रकार निकलेगी। तो कहीं तो तीव्रता बड़ी होगी, कहीं पर तीव्रता कम होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये जो यहाँ पर तरंगे मिली है, अब ये देखिए अगर ये समान आयाम में मिल गई तो यहाँ पर जो व्यतिकरण होगा वो कौन सा व्यतिकरण हो जाएगा, संपोषी व्यतिकरण हो जाएगा। संपोषी व्यतिकरण हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर जो तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तीव्रता बढ़ जाएगी, ठीक है। और कहीं पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये जैसे एक बार तो जैसे कोई भी जो तरंग होती है, इस तरंग में एक बार तो ये उठाव आता है, एक बार ये नीचे आता है, मतलब यहाँ पर अगर ये विपरीत कला में मिल गई, जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर विपरीत कला में मिल रही, तो यहाँ पर कौन सा व्यतिकरण हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण हो जाएगा। और विनाशी व्यतिकरण जो होता है, इस व्यतिकरण में तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर कैसे हुआ होगा ये व्यतिकरण, देखिए इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए हम एक यहाँ पर बनाते हैं, ये मैं एक तरंग बना रहा हूँ, ठीक है, ये क्या बना रहा हूँ मैं, एक तरंग, ये एक तरंग है।
अब इस तरंग की जैसे समीकरण है y बराबर a साइन ओमेगा टी धन फाई। ठीक है। अब ये एक तरंग है। ठीक है, इसका मान लेते हैं कि इसका जो आयाम है वो a1 है। ठीक है, यहाँ पर आयाम a1 मान लेते हैं। ठीक है, ये y1 हो गया। ठीक है, और एक दूसरी तरंग हम लेते हैं। ठीक है। ठीक है, ये दूसरी तरंग हमने ली कि ये जो आगे बढ़ रही है वो y2 से बढ़ रही है a2 साइन ओमेगा टी। ठीक है, आप चाहो तो देखिए, ये अगर यहाँ पर देखोगे तो ये इसकी क्या है, कला है। ये भी क्या है, कला है। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर है वो कलांतर क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये कलांतर हो जाएगा। फाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, कला का अंतर। तो अगर कला का अंतर, जैसे मान लीजिए हमारी जो दोनों की दोनों जो तरंगे हैं, अगर ये दोनों की दोनों तरंगे, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो पथांतर लैम्डा है। ठीक है, अगर यहाँ से भी देखेंगे तो इसका ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पर कलांतर की बात करूँ या पथांतर की बात करूँ कि पथांतर ऐसा हो जाए कि दोनों का जो क्रस्ट वाला पार्ट है वो क्रस्ट वाले ही भाग से क्या हो जाए, मिल जाए, तो यहाँ पर जो व्यतिकरण हो जाएगा वो संपोषी हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका जो ये टी वाला पार्ट है ये इसके क्रस्ट से मिल जाएगा, सी वाले पार्ट से मिल जाएगा, तो यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण हो जाएगा। मतलब ये सब कुछ किस पर निर्भर करेगा, इनके कलांतर पर निर्भर करेगा और इनके पथांतर पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो संपोषी व्यतिकरण होना या विनाशी व्यतिकरण होना किस पर निर्भर करता है, इनके कलांतर और पथांतर पर निर्भर करता है। ठीक है, और अगर मैं इनके आयामों से संबंध निकालूंगा, जैसे यहाँ पर दे रखा है, तो जो आयाम निकलेगा, जो इन दोनों से परिणामी तरंग बनेगी उसका निकलेगा a1 का वर्ग धन a2 का वर्ग टू a1 a2 और cos फाइव। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये व्यक्त हो रहा है। जैसे देखिए, अब यहाँ पर अगर कलांतर, अगर यहाँ पर कलांतर शून्य हो जाए, कलांतर शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर जो R होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, a1 धन a2 के। ठीक है, मतलब आयाम बढ़ जाएगा। मतलब जब कलांतर शून्य हो जाएगा तो यहाँ पर जो व्यतिकरण होगा वो कौन सा व्यतिकरण होगा, समपोषी व्यतिकरण हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मैं कलांतर को 90 डिग्री कर दूं, 90 डिग्री नहीं, 180 डिग्री, मतलब मिनिमम कर दूं, मतलब 180 डिग्री कर दूं, तो कॉस 100, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, ऋणात्मक 1 होता है। तो यहाँ से जो मेरे को परिणामी मिलेगी वो a1 ऋण a2 मिलेगी। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आयाम कम हो गया। मतलब ये क्या हुआ, मतलब ये कौन सा व्यतिकरण हुआ, ये विनाशी व्यतिकरण हुआ। ये कौन सा व्यतिकरण हो गया, विनाशी व्यतिकरण। तो हम यंग के एक्सपेरिमेंट से, यंग के प्रयोग से हम विनाशी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण को बता सकते हैं। तो यही हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।